हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यूसली आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। कंटिन्यूसली आपने अभी तक नोट्स को प्रिपेयर कर लिया होगा। सारे नोट्स जितना भी अभी तक हेलोल्केन और हेरेंस में हुआ है, सारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है नोट्स में। तो बच्चों, हेलोल्केन्स में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और हेलोएरिन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और आपका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आपको समझाना रह गया था। बाकी नोट्स आपको प्रिपेयर करवाया जा चुका है, पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजा गया है। और आपका जो है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ ताकि ये टॉपिक भी आपका जो है कंप्लीट हो सके। तो बच्चों, हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी समझने से पहले एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हेलोएल्केन्स होते क्या हैं। तो बेटा, हेलोएल्केन्स जो है आपके एल्केनोस के हेलोजन व्युत्पन्न को आपका हेलोएल्केन्स कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको क्लास में बता चुका हूँ। दूसरा हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब होता क्या है कि आपका कोई भी एल्केन है, ठीक है ना, वो किसी हेलोजन परमाणु के, ठीक है ना, हेलोजन परमाणु से क्या होता है, आपका जो एल्केन्स का एक हाइड्रोजन परमाणु है, जब हेलोजन के एक हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित होता है तो उसे हम हेलोएल्केन्स कहते हैं, है ना। तो उससे क्या बनता है, हेलोएल्केन्स बनता है। जैसे CH4 है, इस CH4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ CH3 और H, है ना, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और इस x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो जब क्या होता है कि एक हेलोजन परमाणु, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है किसी एल्किल ग्रुप से, तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो क्या बन जाता है, हेलो एल्केन्स मेरे पास बन जाता है। तो इसको मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ पर आपका जो है आपका बना देता हूँ हेलो एल्केन्स। यानी आपके पास क्या बन जाएगा, CH3, ये तीन CH3 थे, एक X तो इसके साथ वापस गया, तो एक X यहाँ पे बच गया, तो ये X जो है आपका कहाँ पर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा X, ठीक है। तो CH3X, ठीक है। तो ये बन गया आपका मोनो हेलो एल्केन्स। क्या बन गए, हेलो एल्केन्स, यानी एक हेलोजन परमाणु और एक एल्किल ग्रुप। तो ये हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। जब हम इसकी प्रोसेस कर रहे थे, जो हम क्लोरीनेशन कर रहे थे या हेलोजिनेशन कर रहे थे, तो आपका क्या हो रहा है, सनलाइट की वजह से हम इसे कर रहे थे, तो ये लगातार जो है आगे फर्दर क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट होते रह रहा था, ठीक है ना। तो जैसे फिर इसके बाद CH2X2 बनाएगा, CH3X3 बनाएगा, CH4 बनाएगा, है ना। जैसे क्लोरीनेशन कर रहे थे तो CH3Cl हो गया, CHCl3 हो गया, CH, ठीक है ना, CCl4 हो गया। तो इस तरीके से आपके जो है हेलो एल्केन्स के कंपाउंड्स हमारे बन रहे थे। दूसरा, हेलो एल्केन्स आप समझ गए होंगे कि आपके एक हाइड्रोजन परमाणु जो है जब किसी एल्किल ग्रुप के एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो सीधे सिंपल भाषा में से कह रहे थे कि एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है, आपका हेलो एल्केन कहा जाता है। और सबसे पहले इसको समझो कि हेलोजन होते क्या क्या है। तो हेलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये आपके जो है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ग्रुप 17 यानी आपके पेरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपके कौन कौन से हो गए, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, है ना, और आयोडीन हो गया। इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो ये हेलोजन एटम है। तो बस ये आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम थोड़ा देख लेते हैं हेलो एल्केन्स की। तो हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि सबसे पहले तो इससे जो है एलिफेटिक कार्बन यौगिकों का क्या है, सभी वर्गों का हम इसमें निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, हेलो एल्केन्स जो है, जो अभिक्रियाएं यहाँ पर शो करते हैं रिएक्शंस, वो 5 श्रेणियों में हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो 5 टाइप्स की जो है आपके रिएक्शंस देते हैं हेलो एल्केन्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। एक तो हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आपका निराकरण अभिक्रिया, जिसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। धातु से अभिक्रिया यानी रिएक्शन ऑफ मेटल। और पुनर्विन्यास अभिक्रिया यानी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हम यहाँ पर देखते हैं। तो 5 प्रकार के रिएक्शंस आपकी जो है हेलो एल्केन्स आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देते हैं। तो इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे सारी रिएक्शंस को, कौन कौन सी रिएक्शन है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको क्लास में न्यूक्लियोफाइल और आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल 2 चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है ना। एक हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था और एक हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी वो एलिमेंट्स होंगे, वो कंपाउंड्स आपके पास होंगे या वो ग्रुप होंगे जिनमें क्या होगा,
प्लस चार्ज होगा, इन पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जिसमें प्लस चार्ज होगा माइनस की तरफ होगा, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो इलेक्ट्रॉन अधिकता वाले के पास जाने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसको हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे। तो जो प्लस चार्ज होंगे वो माइनस चार्ज की तरफ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं। तो प्लस चार्ज वाले जितने भी आपके जो आयंस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। न्यूक्लियोफाइल अपने आप में, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, प्लस चार्ज, यानी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जो न्यूक्लियस से प्यार करेगा, है ना, न्यूक्लियस लविंग होगा, यानी न्यूक्लियस को की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी वो न्यूक्लियस की तरफ जाएगा। और न्यूक्लियस क्या होता है, प्लस चार्ज, यानी वो सभी ग्रुप्स जो क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, या जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे, वो आपके कहाँ होंगे, वो कौन से होंगे, आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे। वो कौन से होंगे, न्यूक्लियोफाइल। भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी वो अभी शेयरिंग करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो शेयरिंग कर सकता है, तो उसके पास क्या है, माइनस चार्ज है, या तो इसके पास माइनस चार्ज या आपके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो सारे क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज वाले, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। और इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन के पास जाने की कोशिश करेंगे, और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी माइनस चार्ज वाले होंगे, आयन होंगे, या जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने वाले, तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज की तरफ कौन जाएगा, प्लस चार्ज वाला जाएगा। तो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। तो यानी प्लस चार्ज वाला जो है अट्रैक्ट होगा माइनस चार्ज वाले के साथ, और माइनस चार्ज वाला अट्रैक्ट होगा आपका प्लस चार्ज वाले के साथ, ठीक है ना। तो यही तो प्रोसेस हो गई। ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, यानी माइनस चार्ज की तरफ जाने की कोशिश कौन करेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले हो गए, इलेक्ट्रॉन से प्यार करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कौन है, माइनस चार्ज, यानी ये तो कौन होंगे, प्लस चार्ज होंगे। और न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल खुद क्या होता है, प्लस होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या न्यूक्लियस क्या होता है, प्लस होता है। और न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस से प्यार करने वाले, प्लस से प्यार करने वाला कौन होगा, माइनस चार्ज, तो माइनस कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ। तो जिस भी आयन के ऊपर माइनस चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल हो गया, और जिसके ऊपर भी प्लस चार्ज होगा वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। यानी जिसके पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो इलेक्ट्रोफाइल हो गए, और जिनके पास अधिकता होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वहाँ पर जाके अटैक करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल आप समझ गए। तो न्यूक्लियोफाइल की प्रतिस्थापन यानी विस्थापित करेंगे इसको, हेलोजन परमाणु को। तो एल्किल हैलाइड CX बॉन्ड, ठीक है, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो है उन पर जो हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या होता है, उसके पास आंशिक धनावेश है। जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो है HCl हम लिखते हैं ना, HCl, ठीक है ना। HCl में क्या होता है, ये Cl जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन प्लस चार्ज आया, और Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने हाइड्रोजन से पूरे इलेक्ट्रॉन क्या ले लिया, अपने पास ले लिया, क्योंकि इसको क्या थे, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन किसी पास कमी होती है, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन किससे लिया, हाइड्रोजन से, तो इसने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लिया और अपना इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं था इसके, ठीक है ना। तो ये इसके पास क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ गया और इसमें क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो हैलोजन क्या होते हैं, अब ऐसे ही आपके कार्बन और हैलोजन बॉन्ड होता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, आंशिक धनावेश उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है ना, आंशिक आवेश उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। तो जो उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाला होगा, ठीक है ना, उसमें क्या आ जाएगा आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो माइनस चार्ज आपका शो करेगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, हेलोजन परमाणु पर कि उच्च विद्युत ऋणात्मक कारण उस पर क्या आ जाएगा, आंशिक। अच्छा बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो हेलोजन परमाणु है इसको ऋणावेश कर देना बच्चों आप, ठीक है, इसको ऋणावेश कर देना आप, जो हेलोजन परमाणु है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका पास जो है कहा जा रहा है कार्बन परमाणु पर, ठीक है ना। तो आपका जो हेलोजन परमाणु है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सुनो, आपका जो कार्बन परमाणु है उस पर हेलोजन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण कार्बन परमाणु पर आपको क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, ठीक है। कार्बन परमाणु पर धनावेश आ रहा है
और आपका हैलोजन परमाणु जो है उस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाला। अब नेगेटिव चार्ज वाला किस पे जुड़ेगा, कार्बन पे जुड़ेगा या हैलोजन पे जुड़ेगा। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल प्लस वाला होता है और यहाँ पर जो है आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, माइनस वाला होता है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है और वो किस पे जुड़ेगा, जहाँ प्लस चार्ज होगा। और यहाँ पर जो है एल्किल ग्रुप पर आपका क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एल्किल ग्रुप पर, यानी आपके कार्बन वाले ग्रुप पर जुड़ेगा और जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हैलाइड आयन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। अब हैलाइड आयन प्रबल न्यूक्लियोफाइल द्वारा विस्थापित होता है, यानी जिसके पास जो बहुत स्ट्रॉन्ग आपका न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी वजह से क्या होगा, हैलाइड आयन जो होगा, जो भी आपके पास वहाँ पर रहेगा, Cl रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, वो किसकी वजह से होगा, आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। अब हैलोएल्केन में न्यूक्लियोफाइल दो प्रकार के न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो दो प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, एक तो आपका SN1 होता है और एक होता है आपका SN2। SN1 क्या होगा, मोनो एंड यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसको कहते हैं, जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पर SN2 होता है, इसमें बाई न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। अब आपका जो SN1 है, SN2 है, उसको पढ़ने से पहले, ठीक है ना, कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो होता है, यानी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, वो आपके पास कौन से रिएक्शन देगा, इसमें से दोनों में से SN2 रिएक्शन देगा। क्या देगा, SN2 मैकेनिज्म देगा। आपका जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा वो आपका SN1 भी देगा और SN2 भी देगा, ठीक है ना, कौन सा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होगा वो आपके पास SN1 मैकेनिज्म देगा, ठीक है। तो आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है वो SN2 मैकेनिज्म देता है। याद रखना है आपको, क्वेश्चन में आपका बन जाता है कभी 1 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा इनमें निम्न में से कौन सा आपका क्या देगा, SN2 रिएक्शन देगा, ठीक है ना, ये SN2 मैकेनिज्म देता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कंपाउंड आपका जो है SN2 मैकेनिज्म देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री वाला हमेशा SN2 देता है, 2 डिग्री वाला SN1 और SN2 दोनों देता है, और 3 डिग्री वाला आपका जो है केवल SN1 मैकेनिज्म देता है, SN2 मैकेनिज्म नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको आपको विशेष करके क्या रखना है, ध्यान रखना है कि 1 डिग्री आपका SN2 देता है, ठीक है ना, 2 डिग्री आपका SN1 और SN2 दोनों देता है, और 3 डिग्री जो आपका होता है वो केवल SN1 मैकेनिज्म प्रदर्शित करता है। ये तो ठीक है बच्चों। अब इन तीनों में जो है क्रियाशीलता का कर्म किस तरीके से होगा, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा कम रिएक्टिव होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने कहा यहाँ पर जो हैलोएल्केन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, 2 प्रकार के बॉन्ड कंपाउंड्स होंगे, एक एटम होंगे, एक होगा C, एक होगा X, यानी एक कार्बन होगा, एक क्या होगा, हैलोजन होगा। अब इन दोनों की प्रकृति पर ही डिपेंड करेगा। अब देखो, जो भी कार्बन वाली कंपाउंड होंगे उनको हम कहेंगे एल्किल ग्रुप, और जो भी X वाले होंगे यानी इनको कहेंगे हम हैलोजन ग्रुप। अगर एल्किल समूह यानी एल्किल ग्रुप जो है आपका सेम है, इन दोनों में मानता हूँ कि ये X है, इसके पास फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, बट आपका जो एल्किल ग्रुप है वो सेम है, यानी आपका CH3 है तो इन तीनों के साथ ऐड हो रखा होगा तो CH3 ही ऐड हो रहा होगा। C2H5 है तो C2H5 जो है इन तीनों के चारों के साथ क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। तो अगर मेरा पास क्या है, एल्किल ग्रुप सेम है, क्या है, एल्किल ग्रुप अगर मेरे पास सेम है तो उस कंडीशन में आपका जो है जो CX बॉन्ड की जो है बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करेगा कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कितनी होगी, है ना। तो उसकी क्रियाशीलता किस पर डिपेंड करेगी, अगर एल्किल समूह आपका जो है समान है तो उसमें CX बॉन्ड में की जो बॉन्ड एनर्जी है वो उस पर डिपेंड करेगी कि उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है। अब CX बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है जितनी कम होगी, हैलोएल्केन उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। अगर CX बॉन्ड यानी C और X बॉन्ड जो है इनकी अगर बॉन्ड एनर्जी जो है जितनी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी अधिक इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ये कम रिएक्टिव होगा। अब ठीक है भाई, ये तो हम समझ गए कि CX बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है उस पर डिपेंड करती है कौन, हैलोएल्केन की रिएक्टिविटी। अब ये बॉन्ड एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, अब बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे कि अब Cl की कितनी होती, CCl की कितनी होगी, CBr की कितनी होगी, C फ्लोरीन कितनी होगी। अब ये आपकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, ये बच्चों सब आप 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब जो आपकी हैलोजन की जो CX बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी हैलोजन परमाणु के आकार पर, किस पर डिपेंड करेगी। अब बॉन्ड एनर्जी की बात आई, अब बॉन्ड एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी कि जो हैलोजन एटम है उसका साइज कितना है,
यानी जो भी एटम बॉन्ड बना रहा है, जो भी एटम बॉन्ड बना रहा है उसकी बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करेगी वो उस एटम का साइज़ कितना है, उस एटम का साइज़ कितना है। तो आपका जो अगर हेलोजन एटम का जो साइज़ है अगर वो बढ़ता है, अगर वो क्या करता है बढ़ता है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्या होगी, अगर हेलोजेंस का साइज़ बढ़ता है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और अभी ऊपर हमने पढ़ा कि जब बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होगी उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जितना आपका हेलोजन का साइज़ बड़ा होगा उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। जितना बड़ा साइज़ उतनी उसकी रिएक्टिविटी, है ना। तो आपको सीधे ध्यान रखना है कि जब एल्किल समूह आपका जो है एल्किल ग्रुप जो है वो अगर सेम है किसी भी हेलोएल्केन में, किसी भी हेलोएल्केन में अगर एल्किल ग्रुप सेम है तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी रिएक्टिविटी उस पर डिपेंड करेगी उसका उसमें जो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका साइज़ कितना है ना। जितना ज़्यादा आपका हेलोजन का साइज़ होगा, जितना बड़ा साइज़ होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो हेलोजन के साइज़ पर डिपेंड करेगा। दूसरा, उसकी बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड कर रही है, कौन, सी एक्स बॉन्ड कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा कौन सा नहीं होगा, बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है। और बॉन्ड एनर्जी आपकी हेलोजन के साइज़ पर डिपेंड करेगा। तो हेलोजन का अगर साइज़ इंक्रीज़ होता है, साइज़ अगर इंक्रीज़ होता है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ होगी, ये हमने ऊपर पढ़ा। अब बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाले का इसका मतलब है इंक्रीज़, इसका मतलब है डिक्रीज़, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो समान एल्किल समूह के लिए एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों, तो आर आई, फिर आर बी आर की होगी, फिर आर सी एल, फिर सबसे कम किसकी होगी, आर एफ की, ठीक है ना, एल्किल फ्लोराइड। क्यों, क्योंकि आपका जो है आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है बी आर से, बी आर का साइज सी एल से बड़ा होता है, सी एल का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है, ठीक है। तो एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड और सबसे कम होगा आपका एल्किल फ्लोराइड। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। अगला, चलो ठीक है, यहाँ पे तो एल्किल समूह सेम था इसलिए आपका क्या हो गया, एल्किल समूह सेम था तो हमने क्या कर दिया, हेलोजन पर डिपेंड किया। अगर हेलोजन एटम सेम है तब भी तो हेलोएल्केन बनते हैं, यानी आपका जो है जिस प्रकार का प्राइमरी एल्कीन बनता है, सेकेंडरी हेलोएल्केन बनता है, टर्सरी हेलोएल्केन बनता है। तो किसी में एक एल्किल ग्रुप होता है, किसी में दो एल्किल ग्रुप होता है, किसी में तीन एल्किल ग्रुप होता है। किसी में एल्किल ग्रुप का साइज़ बड़ा होगा, है ना, जैसे जैसे C2H5 हो गया, C2H5X हो गया, ठीक है ना, C3H9X हो गया, ठीक है, CH3X हो गया। तो इसमें क्या होगा, कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन्स यानी एल्किल जो चेन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हर एक प्रकार से, परंतु हेलोजन ग्रुप क्या है, सेम है, सब में क्या है, Cl जुड़ा है, या सब में Br जुड़ा हुआ है, सब में आयोडीन जुड़ा हुआ है। तो उस समय अगर हेलोजन ग्रुप सेम है और एल्किल समूह डिफरेंट है तो उस कंडीशन में जो हेलोएल्केन की रिएक्टिविटी है किस पर डिपेंड करेगी, तो हेलोएल्केन की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, आपकी जो है वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स यानी नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं उसमें, है ना। तो यदि हेलोजन परमाणु समान है तो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्रम सी एक्स बॉन्ड के कारण परमाणु से जुड़े एल्किल समूह की संख्या पर डिपेंड करेगी, किस पे, एल्किल समूह की संख्या पर डिपेंड करेगी कि उसमें कितने नंबर ऑफ ग्रुप एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो उसकी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। यानी जितने ज़्यादा उसमें एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जितने ज़्यादा हैं वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि X है, ठीक है, यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है। तो जिसमें जितने कम एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो उतना कम रिएक्टिव, जिसमें जितने ज़्यादा जुड़े हैं वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर क्या होगा कि आपका जो है एल्किल ग्रुप के नंबर ऑफ ग्रुप जुड़ रहे हैं तब क्या होगा, अब प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का कर्म क्या होगा, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड में आपको ध्यान देना है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन ग्रुप जुड़ा, उसमें जितने ज़्यादा कार्बन चेन जितनी लंबी होगी वो उतना कम रिएक्टिव होगा। ध्यान देना है कि उस कार्बन पे, जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ में जितने कार्बन जुड़े हैं, अगर जितने ज़्यादा कार्बन परमाणु की एक चेन होगी वो उतना कम रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो CH3X ज़्यादा रिएक्टिव है, CH3CH2X थोड़ा कम रिएक्टिव है और CH3CH2CH2X जो है थोड़ा कम है। यानी आपका जो ब्यूटिल
अगर मैं कहूँ कि मिथाइल मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना, एथाइल क्लोराइड, आपका जो है प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है ना, या क्लोरोमीथेन की बात करें, जैसे हम कहेंगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोएथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन। तो जितना नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा उतने उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे उतनी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और जितनी कम कार्बन परमाणु होंगे उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। पर कौन से कार्बन की बात कर रहा है? जिसपे हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिसपे क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन ग्रुप, यानी CX बॉन्ड। ये कार्बन जो है, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं? तो यहाँ पे तो इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, पर ये एक लंबी चेन बना रहा है तो वो कम रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, और जितनी कम चेन होगी वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहीं पर देख लो ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे फिर यहाँ पर ऐसे कैसे होगा, यहाँ पे भी तो एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं, पर यहाँ पर एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं बेटा, तो एक ही कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है ना। जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पे एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे उसी कार्बन पे जिस पे आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसी कार्बन में जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बट उस कार्बन पर जितनी लंबी चैन होगी वो उतना कम रिएक्टिव होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं SN1 और SN2। उससे पहले हमने ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लिया। अब SN1 रिएक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि SN1 रिएक्शन आपको कौन देता है, या तो आपको सेकेंडरी हैलोजेन देता है, या आपका जो है टर्सरी हैलोजेन देता है। प्राइमरी हैलोजेन SN1 रिएक्शन नहीं देता है। तो टर्सरी हमने यहाँ पर लिया, टर्सरी हैलोजेन हमने लिया। क्या होता है इसमें कि ये क्या रिएक्शन की होती है, वो 2 पदों में पूर्ण होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहले स्टेप में क्या होगा, इसमें स्लो होता है, और दूसरा स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है बेटा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। आप अपनी नोटबुक बच्चों आगे खोल के रखिए, ठीक है, और अपने नोट्स के साथ में इस वीडियो को देखिए, है ना। नोट्स में जो नोट्स लिखे हैं आपने उसके हिसाब से आपने वीडियो देखिए और उसमें मार्क करते रहिए कैसे कैसे हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे सिमेट्रिकल कहते हैं। तो सिमेट्रिकल आपका जो होता है कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनता है। आपका क्या हुआ यहाँ पर, सबसे पहले स्टेप में ये स्लो स्टेप है, इसमें हुआ क्या कि इससे एक हाइड्रोजन परमाणु जो है यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये 3 जो जुड़े हुए थे आपके एल्किल ग्रुप वो वहीं पर रहे, और यहाँ पर हैलोजन अगर बाहर निकला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ये CX बॉन्ड बना है, CX बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये वाला बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये कार्बोकेटाइन हो गया। तो जब आपके एल्किल ग्रुप पे जो प्लस चार्ज लगा है तो उसको क्या कहते हैं, हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप बड़ा स्लो होता है, ठीक है ना, आराम से ये रिएक्शन होगी, बहुत धीमी गति से यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलेगा। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों, तो अब पहले से यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल वाला माइनस चार्ज है, तो डायरेक्टली क्या करेगा, इसमें बैक साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा। तो एक बार इसने बैक साइड से अटैक किया, एक बार ये सामने से अटैक करेगा, ठीक है। तो जब ये सामने से अटैक करेगा तो इस तरीके से बनेगा, और पीछे से अटैक करेगा तो इस तरीके से बनेगा। तो जब सामने से अटैक करेंगे उसे हम कहते हैं L-, ठीक है, और पीछे से अटैक करेगा तो उसको क्या करेंगे, D+ कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे से अटैक करेगा तो L-, और पीछे से अटैक करता है तो D+ हम इसको नाम देते हैं। अच्छा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप स्लो प्रोसेस होती है, और इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि फर्स्ट स्टेप में रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए हम इसको स्लो प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, अगर मैं एल्किल हैलाइड की बात करूं तो आपके जो SN1 रिएक्शन या कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उसके बाद SN1 की रिएक्टिविटी की बात करेंगे। तो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, और इसी क्रम में ही आपका जो है SN1 रिएक्शन देता है, इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव होता है कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन ही आपका SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन आपका सबसे ज़्यादा कौन देता है, 3 डिग्री देता है, फिर 2 डिग्री देता है, और फिर 1 डिग्री देता है। तो SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। तो ये ऑर्डर आपको बच्चों ध्यान रखना है। कहीं पर भी बात करेंगे, हम कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं तो कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी हमेशा 3 डिग्री की ज़्यादा होगी, चाहे हम अल्कोहल में पढ़ें, चाहे हम एल्डिहाइड में पढ़ें, चाहे हम कीटोन वाले में पढ़ें, ठीक है ना। तो हर जगह चाहे हम एमीन में पढ़ें, तो कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमेशा 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का होता है। और SN1 रिएक्शन हेलोएल्केन की हम बात कर रहे हैं, तो हेलोएल्केन में SN1 में आपका 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की।
तो ये आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। तो SN2 अभिक्रिया क्या होती है, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है और एक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण करता है। क्या करता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, यानी जहाँ पर वो मिक्स होंगे दोनों के दोनों, और उसी के साथ ही हैलाइड के आयन क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो जो पहले क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 डिग्री लिया, सॉरी आपका जो जो SN2 रिएक्शंस है, मैंने क्या बोला है, SN2 रिएक्शन जो है ओनली SN2 रिएक्शन जो है ओनली क्या देता है, आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही आपका जो है SN1 रिएक्शन देता है, ठीक है, SN2 रिएक्शन, ठीक है ना, कौन सी रिएक्शन, SN2 रिएक्शन आपकी जो है प्राइमरी एल्किल हैलाइड ही देता है, ठीक है। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड आपका क्या करेगा, यहाँ पर हमने लिया और यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया। तो जैसे ही बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसके साथ में, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल इसी रिंग में क्या कर जाता है, जुड़ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर स्पेस मिल गया। वहाँ पर क्यों नहीं जुड़ा था, यहाँ पर आपको ध्यान रखना बच्चों, वहाँ पर डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि आपका जो कार्बन था वो टर्सरी था, ठीक है ना, R1 R2, ठीक है, R3। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस पहले से ज़्यादा था, यानी यहाँ पर पहले से इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसमें बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हैं, एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं इसमें पहले से ही, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो है न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता तो इनके साथ में इसको अटैक करने की बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि यहाँ पर पहले से क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है। परंतु इस केस में 1 डिग्री के केस में क्या है, 1 डिग्री केस में यहाँ पर डेंसिटी कम है, यहाँ पर एक ही ग्रुप एल्किल ग्रुप जुड़ा है, बाकी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की डेंसिटी कम हो गई। तो यहाँ पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या बना देगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बना देगा। तो यहाँ पर क्या है, पीछे से हमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ता हुआ दिख रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु हमें निकलता हुआ दिखेगा। तो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो वैसे ही धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो हैलाइड ग्रुप है वो यहाँ से बाहर रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये रिमूव होगा तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है और SN2 रिएक्शंस में आपका जो है ट्रांजिशन स्टेट बनती है। SN1 रिएक्शन में जो है टू स्टेप में कंप्लीट होती है और SN2 आपका जो है एक ही स्टेप में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता एल्किल समूह के स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब एल्किल हैलाइड है, उसकी स्टेबिलिटी जो उसकी रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, एल्किल हैलाइड की स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस पे, ठीक है ना। यानी जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस जिसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, वो उतना कम क्या होगा, रिएक्टिव, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उस पर डेंसिटी ज़्यादा है और डेंसिटी ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, उसमें नहीं कर पाएगा ना आसानी से अटैक। तो उसको पहले कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, फिर जाके उसको उसमें ऐड होना पड़ेगा। तो जितने कम उसमें क्या होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यानी जितने कम उसमें एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे वो उतना ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो CX बॉन्ड कार्बन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह से संख्या अधिक होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस से अधिक होगा, ठीक है, जिसके परिणामस्वरूप SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात हमने सिर्फ SN2 रिएक्शन के लिए करी है, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसमें उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी SN2 रिएक्शन के लिए। SN1 की रिएक्शन के लिए नहीं, SN1 की रिएक्शन में हमने कहा कि जिसमें जितने ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 डिग्री से स्टार्टिंग हो रही थी, 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव था, फिर 2 डिग्री था। SN2 रिएक्शन में आपको क्या ध्यान रखने हैं कि इस SN1 का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पर 3 डिग्री क्या हो जाएगा, कम रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, यानी 1 डिग्री ज़्यादा आपका जो SN2 रिएक्शन देगा। तो आपके एल्किल हैलाइडों की स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में होता है, 3 डिग्री में, फिर आपका 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। और इसके जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो फिर जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा यानी 1 डिग्री वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री और फिर कौन होगा, 3 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको ऑर्डर यहाँ पर लिख के दिया है, इस ऑर्डर को आपको याद कर देना है। न्यूक्लियोफाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कुछ अनुप्रयोग हम देख लेते हैं, उनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कैसे अटैक करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल का निर्माण होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ही थ्रू आपका जो है अल्कोहल का निर्माण होता है। क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड को हम जो है एक्वेटिक यानी जलीय केवच के साथ या सिल्वर ऑक्साइड के साथ हम इसको रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या होता है OH नेगेटिव द्वारा क्या होता है हैलोजन परमाणु क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। कैसे कैसे हो रहा है बच्चों, देखो आपने एक एल्किल हैलाइड लिया, KOH के साथ उसकी रिएक्ट किया,
तो KOH में क्या हुआ, इस OH ने आपका जो है ये यहाँ पर जुड़ गया और ये K जो है इसने आपका Cl को लेकर चले गया। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ है कि RX है, अब KOH है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, इसने क्या किया, इसने आयन बना दिया, ठीक है, आयन बनाया तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटा। K पॉजिटिव जो है आपका साथ X को लेकर जाएगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको लेकर जाएगा, और OH नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा, R के साथ जुड़ जाएगा। जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिक में पढ़ा था, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या देख रहे थे, R प्लस में हो जा रहा था और Cl क्या हो जा रहा था, जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप है वो नेगेटिव हो जा रहा था। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ जुड़ेगा, प्लस वाले की तरफ जुड़ेगा, तो प्लस वाले की तरफ जुड़ गया आपका OH नेगेटिव, ठीक है ना, और ये Cl जो है वो प्लस वाले के साथ बाहर निकल गया, यानी K प्लस के साथ बाहर निकल गया। अब KOH में भी तो K और OH में O नेगेटिव टूट रहा है ना, प्लस और नेगेटिव, तो प्लस वाला माइनस को लेके जाएगा, माइनस वाला प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शंस होती है। ये मैंने आपको एग्जाम में भी दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने करा होगा, पर बहुत सारे बच्चों ने करा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रोमोमीथेन हो गया, ठीक है ना, जैसे मैं ब्रोमीथेन लिया तो यहाँ पे ब्रोमीथेन में क्या करेगा, ये KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो Br हाइड्रोजन ग्रुप क्या जुड़ जाएगा, OH को OH यहाँ पर किस द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। आपको कभी भी देखना कि जब भी आपका KOH ग्रुप कहीं पर भी जुड़ेगा, ठीक है ना, KOH के साथ जब रिएक्शन हो रही होगी हेलो एल्केन में, तो वो क्या करेगा, आपका K जो है यानी पोटेशियम जो है वो क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा, जो भी कंपाउंड्स बचा वो आपका जो है रिंग के साथ में या चैन के साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक विलियमसन सिंथेसिस आपकी जो है रिएक्शन हमने दी थी, क्या होता है जब ईथर का निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है, जब एल्किल हैलाइड धातु एल्कोक्साइड, ठीक है, मेटल एल्कोक्साइड, कोई भी आपका मेटल ऑक्साइड आपने ले लिया, ठीक है ना, उसके साथ जब इसकी रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ईथर प्राप्त होता है। क्या होता है, ईथर प्राप्त होता है। RX है, ठीक है ना, इसके साथ में हमने सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन की, तो RX सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी बता दिया कि CX बॉन्ड क्या होता है, X की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से क्या होता है, R के ऊपर प्लस आ जाता है। अब प्लस आ जा रहा है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, प्लस वाले के ऊपर, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन बन गया, नेगेटिव वाला। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो इलेक्ट्रोफाइल किसको ले जाएगा, माइनस वाले को, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा आपका, प्लस वाले के साथ में। तो आपका OR नेगेटिव जो आपका बना है यहाँ पे, ये OR नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, R वाले के साथ में, ठीक है ना, एल्किल ग्रुप के साथ में, तो ये बना देगा ROR, यानी क्या बना देगा, ईथर बना देगा, ठीक है। तो ये आपके सारे ईथर है, इनके नाम देख सकते हो, CH3 CH2Br है, ठीक है, ब्रोमीथेन, इसके साथ में हमने सोडियम मेथोक्साइड की रिएक्शन की, ठीक है ना, ये आपका सोडियम मेथोक्साइड है, सोडियम मेथोक्साइड, ठीक है, मेथ है तो मेथोक्साइड, एथ है तो एथोक्साइड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेथोक्साइड, सोडियम मेथोक्साइड, इसका नाम लिख लेना सोडियम मेथोक्साइड, इसका नाम लिखना सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। तो जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बना देंगे, मेथोक्सी एथेन या एथोक्सी एथेन, जिसको हम इथोक्सी एथेन हो गया, डाईएथिल ईथर बोलेंगे, मिथोक्सी मीथेन बोलेंगे तो आपका डाईमेथिल ईथर बोलेंगे, ठीक है ना, और अगर अलग अलग है तो क्या बोलेंगे, मिथोक्सी ईथेन, ठीक है ना, तो इस तरीके से नाम होगा। आगे हम बढ़ते हैं, ईथर का निर्माण एल्किल हैलाइड के शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। अगर हम इसको सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो भी मेरे पास क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो C2H5Br है, यहाँ पे भी C2H5Br है, तो Ag2Br2, ठीक है ना, तो ये दोनों Br है, ये Ag के साथ में निकल जाएंगे, ठीक है ना, ये सिल्वर के साथ निकल जाएंगे, दो एटम सिल्वर के हैं तो दो ब्रोमीन ले लिया, बाकी जो बचा C2H5 यहाँ बचा, O यहाँ बचा और C2H5 यहाँ बचा, तो डाईएथिल ईथर यहाँ पर बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइनाइड और नाइट्राइल के निर्माण में भी हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कैसे हुआ यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो, जब हेलो एल्केन को केसियन के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। एल्किल साइनाइड या हम इसको एल्किल नाइट्राइल भी कहते हैं। क्या हुआ यहाँ पर, RX था, केशियन है, केशियन में एक आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया, एक आपका न्यूक्लियोफाइल बन गया, और RX में जब इसको हम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर RX यानी इस पे आंशिक धनावेश आ जाएगा, इसमें आंशिक क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो ऋण वाला कहाँ जाएगा, धन वाले के साथ में, और ऋण वाला कहाँ जाएगा, धन वाले के साथ में। तो यानी न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आप पे R पे, और जो K है वो क्या है, X पर रिएक्ट करेगा, तो KX बाहर निकल गया, एल्किल साइनाइड यहाँ पर बन गया मेरे पास, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल इसमें दिया है, ठीक है ना, आयोडीन मेथेन का दिया है, ठीक है ना, क्लोरोमीथेन का दे रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा, आयोडीन क्या है, K के साथ बाहर निकल जाएगा और CN आपको वहाँ पे जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप लोग ये सारे। साइनाइड आयन का एक एम्बिडेड आयन है जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, दो सेंटर, एक एम्बिडेड आयन कहते हैं हम किसको, साइनाइड आयन को। इसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, ठीक है, एक तो आपका क्या होता है CN होता है, एक होता है NC, ठीक है ना, दो प्रकार के होते हैं।
ठीक है। KCN है तो K पॉजिटिव और CN नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। एक बार C पे माइनस आ जाता है, एक बार N पे माइनस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दो प्रकार के देते हैं, दोनों प्रकार से ये रिएक्शन देता है। इसी के हम कुछ अनुप्रयोग अगर देखें KCN वाले के, तो यहाँ पे क्या होता है कि RCN जो है, ठीक है, RCN जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो कंसंट्रेशन HCl और H2O की प्रेजेंस में अगर हम इसका क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, जलावटन करें, ठीक है, तो आपको क्या बनाते हैं, एल्केनामाइड बनाते हैं। क्या बनाता है, एल्केनामाइड ये फॉर्म कर देता है कौन, RCN के साथ अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूँगा डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, HCl की प्रेजेंस में करूँगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्मिक जो है आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको कंसंट्रेशन HCl और बेस वाटर के साथ में अगर इसकी रिएक्शन करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एल्केनामाइड बनेगा। कंसंट्रेशन HCl के साथ करूँगा तो एल्केनामाइड बनेगा, और डाइल्यूट HCl के साथ करूँगा तो आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ओके, एक आपकी मेंडियस अभिक्रिया होती है, इसी में आपको ध्यान रखना है मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है बच्चों आपको, कि यहाँ पर क्या बनता है, 1 डिग्री अमीन बनता है। मेंडियस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 1 डिग्री अमीन बनता है। होता क्या है कि आपका जो आर्सेन है यानी एल्किल साइनाइड जो है, ये आपके क्या करता है, इसका क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है, यानी हाइड्रोजन साथ रिएक्ट इसमें जुड़ेंगे। किसकी प्रेजेंस में होता है, ये मेटल या एल्कोहल की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे RCN का, तो ये क्या बना देगा, RCH2NH2 बना देगा, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका साइनाइड के जो कुछ एग्जांपल्स थे वो हमने यहाँ पर देखे एप्लीकेशंस। अगला है हमारा एमीन्स का निर्माण। ये भी आपका क्या करेगा, क्या होगा यहाँ पर, जब एल्कोहलिक अमोनिया क्या करेगा, विलयन से क्रिया करता है, किसके साथ, हेलोल्केन के साथ रिएक्ट करता है। 373 केल्विन यहाँ पर डाल देना, 383 केल्विन, ठीक है। तो 383 केल्विन के टेम्परेचर पर जब एल्कोहलिक अमोनिया जो है वो आपका जो है हेलोल्केन के साथ रिएक्ट करता है, तो हेलोजन समूह क्या करता है, NH2 समूह को प्रतिस्थापित करता है। तो ये NH3 जो है ये क्या बना देगा, एक H पॉजिटिव होगा और ये NH2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये NH2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, R के साथ में, और H किसके साथ निकल जाएगा, X के साथ में। तो X बाहर निकला और NH2 बना देगा, ठीक है। एमीन्स इस तरीके से बनते हैं। यदि हेलोल्केन की अधिकता हो, अगर हेलोल्केन अधिक है, ठीक है, तो वहाँ पर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन भी फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो जहाँ पर अधिक होंगे तो वहाँ पर अगर CH3Br है, NH3 के साथ रिएक्ट किया तो 1 डिग्री अमीन बन गया। फिर CH3NH2, इसी CH3NH2 के साथ में क्या फिर से CH3Br की रिएक्ट हुआ तो इसने 2 डिग्री बना दिया। और फिर 2 डिग्री के साथ अगर फिर CH3Br रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, 3 डिग्री बनाएगा। और 3 डिग्री के साथ में फिर CH3Br करेगा तो टेट्रामेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड आयन बना देगा। क्या बनाएगा, टेट्रामेथिल अमोनियम ब्रोमाइड आपको फॉर्म कर देगा। एक इसमें बच्चों एक आती है आपके मर्केप्टन रिएक्शंस या थायोअल्कोहल का निर्माण जिसमें हम करते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्या करेगा, ये KSH है, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल बना देगा। SH आपका न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और आपका K क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो आपका SH जो है किसके साथ जुड़ जाएगा, आपका R के साथ में, और X जो है आपका K के साथ बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बनाता है, एल्केन मर्केप्टन बनाता है। क्या बनाता है, एल्केन मर्केप्टन। ऐसे ये एथाइल मर्केप्टन बनाएगा, ठीक है, मिथाइल मर्केप्टन बनाएगा। तो ये तो बच्चों आपकी क्या है, ऐसा जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसकी, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। अगला हम देखेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।